Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing 20 important topics of systemic pathology, जिससे कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए हम वो 20 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन विद टुडेज वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। First topic is anemia. What is anemia? Anemia is defined as a hemoglobin concentration in blood below the lower limit of the normal range of the age, sex and of the individual. तो एनीमिया कभी भी ऐसी कंडीशन जब हीमोग्लोबिन का लेवल जिस इंडिविजुअल का चेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लोअर लिमिट से कम हो, वो एक एनीमिक कंडीशन होती है। तो एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टमिक पैथोलॉजी का। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अनीमिया को प्रिपेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज पेप्टिक अल्सर। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिस्टमिक पैथोलॉजी। इसमें आपको सबसे पहले पेप्टिक अल्सर कहाँ फॉर्म होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तो होता है, ऑब्वियसली ये आपको उसी चैप्टर में मिलेगा। बट जीआईटी में भी ज्यादातर ये डिओडेनम में मिलता है। 4:1 का रेशियो होता है डिओडेनम और स्टमक में। फर्दर आप पेप्टिक अल्सर में इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अक्यूट अल्सर हो गया और क्रोनिक अल्सर हो गया। और क्रोनिक अल्सर में भी आपको फर्दर पॉइंट्स मिलेंगे। जीआईटी वाले अल्सर दैट मीन्स गैस्ट्रिक अल्सर जो कि स्टमक रीजन में होते हैं या पाइलोरिक रीजन में होते हैं, और डिओडेनल अल्सर। तो आपको उनमें कई डिफरेंसेस दी हुई है, क्या इटियोलॉजी है, किस तरीके से पेप्टिक अल्सर फॉर्म होता है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। Jaundice is also a very important topic of systemic pathology. Jaundice or icterus refers to the yellow pigmentation of skin or sclera by bilirubin. Bilirubin content जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो स्क्लेरा होती है और जो स्किन होती है उसमें जब येलो पिगमेंटेशन हो जाता है तो ये जॉन्डिस की कंडीशन होती है। जॉन्डिस की अगर आप बात करें तो किस तरीके से जॉन्डिस का फॉर्मेशन होता है, आप इसकी इटियोलॉजी पढ़ोगे। और फिर क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन और कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जॉन्डिस के, कि जॉन्डिस किन वजहों से हो सकता है। ऑब्वियसली बिलीरुबिन कंटेंट बढ़ा होता है तब होता है जॉन्डिस, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बिलीरुबिन बढ़ने की एक ही वजह हो। ऐसा भी हो सकता है कि बिलीरुबिन नॉर्मल बन रहा हो बट वो बॉडी यूटिलाइज ना कर रही हो। ऐसा हो रहा हो कि नॉर्मल बिलीरुबिन बन ना रहा हो या फिर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जा रहा हो बिलीरुबिन का। तो कई रीजन हो सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ 2 रीजंस बताए, और भी कई रीजंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। मूविंग ऑन, इसमें क्लासिफिकेशन है कई टाइप का। जो हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है या फिर जॉन्डिस की कंडीशन होती है अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया और फिर कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो आपको ये सारे जॉन्डिस के टाइप्स भी पढ़ने होंगे एंड फाइनली आपको नियोनेटल जॉन्डिस भी पढ़ना होगा। जॉन्डिस में आपको गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगर-नजार सिंड्रोम भी पढ़ना होगा। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम जॉन्डिस कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। Now, carcinogens is also a very important topic of systemic pathology and carcinogens वो compounds होते हैं, वो oncogenic compounds होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। Now, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स भी कई टाइप्स के होते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। इसमें भी कई क्लासिफिकेशन है। तो आपको कार्सिनोजेंस में ये सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो भी कैंसर कॉज करते हैं इनके बारे में पढ़ना होगा, इनके एग्जाम्पल्स देखने होंगे ताकि आप इसे एग्जाम में इफेक्टिवली लिख पाओ। Moving on to the next topic, we have is diabetes mellitus, and diabetes mellitus has been often asked in the form of short notes. कई बार इसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो डायबिटीज मेलिटस कि आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके टाइप्स लिखोगे, जो भी टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है। नाउ इन दोनों टाइप के डायबिटीज मेलिटस की अकरेंस की जो इटियोलॉजी होती है, कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, ये दोनों भी अलग होते हैं। इनके सिम्टम्स भी कुछ डिफरेंस मिलता है उसमें।
उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो डायबिटीज मेलिटस टॉपिक में आप डेफिनेशन पढ़ोगे, डायबिटीज का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे और वो किस तरीके से होता है, उसकी इटियोलॉजी क्या होती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या चीजें यूज की जाती है, कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं, वो भी आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ये आपको मिलेगा द किडनी एंड द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट वाले चैप्टर में, जहां पर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ये किस तरीके से फीमेल्स में कॉमन होता है, उनका क्या रीजन होता है, इसमें जो कंसिस्ट करता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के टिश्यूज में, ये कई टाइप का हो सकता है, यूटेराइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, जिसमें यूटेराइटिस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन किस चीज का होता है, सिस्टाइटिस किस चीज का होता है, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो यूरेथ्राइटिस होता है उसमें कौन कौन से इन्फ्लेमेशंस आते हैं। अब सिस्टाइटिस, यूटेराइटिस जब आप देखोगे यूरेथ्राइटिस, तो इसमें आपको कुछ रीजंस मिलेंगे, कुछ कॉजेटिव फैक्टर्स मिलेंगे। जैसे जो यूरेथ्राइटिस होती है उसमें आपको कई फैक्टर्स मिलेंगे। यूथेराइटिस में आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, जैसे गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस हो गई और नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस हो गई। तो वो किस वजह से कॉज होती है ये भी आपको देखना पड़ेगा। सो आप ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला पॉइंट है, ये एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है या फिर टिश्यूज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। इसमें कई टाइप के टिश्यूज हो सकते हैं, पेल्विक रीजन हो सकता है, रीनल पेल्विक का रीजन हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, या फिर कई और रीजन्स हो सकते हैं जैसे यूरेटर हो गया। तो आपको उस सब के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। The next important topic that we have is cardiomyopathy. Here cardio means heart, myo means muscles and pathy means diseases. तो हार्ट मसल्स की जो भी डिजीजेस है वो कार्डियोमायोपैथी के अंदर आती है। इसमें आपको कार्डियोमायोपैथी की पैथोजेनेसिस पढ़नी होगी। कार्डियोमायोपैथी 3 टाइप्स की होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो ये डायलेटेड, रेस्ट्रिक्टिव और जो हमारी है ये लास्ट वाली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें भी पैथोजेनेसिस दिए हुए हैं, डायग्नोसिस दिए हुए हैं और सबके ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। तो वो सब भी आपको पढ़ना होगा। सो कार्डियोमायोपैथी इज ऑफन आस्क्ड इन अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अगर ये पूछा जाता है तो आप इसमें इसकी पैथोजेनेसिस, इसके टाइप्स और उसकी पैथोजेनेसिस और ट्रीटमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मायोकार्डाइटिस। नाउ हार्ट मसल्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है सो दैट इज नोन एज मायोकार्डाइटिस। इसकी भी कुछ पैथोजेनेसिस होती है, कुछ कॉजेस होते हैं, इसका मैकेनिज्म होता है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। डेंगू इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप प्रिपेयर करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम सिस्टमिक पैथोलॉजी इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जब आप लिखेंगे तो आप इसकी पैथोजेनेसिस लिखेंगे। अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है आप वो लिखेंगे। अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इडियोपैथोजेनेसिस आती है। कुछ टाइप्स के इन्फार्क्ट होते हैं जैसे ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट एंड सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट। तो उसके लिए आपके बुक में एक टेबल आपको मिलेगी, आप वहां से उसका कंपैरिजन पढ़ लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो लोकेशन होती है इन्फार्क्ट्स की कि कौन कौन से लोकेशन पे मेनली इन्फार्क्ट फॉर्म होता है वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशंस। निमोनिया इज ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस एंड ये होता है acute inflammation of lung parenchyma distal to the terminal bronchioles which consists of the respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveolar sacs and alveoli। तो ये एक acute inflammation होता है lung parenchyma का। अगर आप निमोनिया को एक्सप्लेन करेंगे अपने एग्जाम में या फिर आपको पढ़ना है तो आप निमोनिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नॉर्मल फंक्शन होता है लंग्स का वो समझ लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक निमोनिया के पेशेंट में लंग्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं।
फिर क्लासिफिकेशन होता है निमोनिया का ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट्स, जिसमें आता है लोबार निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया एंड इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ये पढ़ लेंगे। ऑल्सो लोबार निमोनिया एंड लोब्यूलर निमोनिया में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो निमोनिया में कई बार पूछी गई है। सो अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो निमोनिया की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस एंड क्लिनिकल फीचर्स पढ़ना मत भूलिएगा। If you are preparing intestinal obstruction for your examinations, आपको पढ़ना होगा कि ये कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, न्यूरोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके अलावा इसमें कुछ पेरिटोनियल एडहेशंस और बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके अंतर्गत हर्नियाज आते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरसेप्शन पढ़ना पड़ेगा एंड ऑल्सो वॉल्वुलस फॉर्मेशन। So these were the important topics from intestinal obstruction that you have to prepare for your examination. Moving on to the next topic that we have is LFT, that is liver function test. ये आपको लिवर वाले चैप्टर में मिलेगा और लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ टेस्ट दिए हुए हैं टैबुलेटेड फॉर्म में और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। सो LFT से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंट टेस्ट नहीं पूछे जाते हैं बट LFT के टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उनकी फाइंडिंग्स पूछी जाती है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, आप लिवर फंक्शन टेस्ट की जो टेबल दी है आपकी टेक्स्ट बुक में, आप उसे पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। Gastritis is known as inflammation of gastric mucosa, and if you are preparing this for your examination, so it is a very important topic. ये कई बार long answer type question और short answer type question में पूछा गया है। इसमें acute gastritis और chronic gastritis, इन दोनों की इडियोपैथोजेनेसिस और इनके कुछ symptoms या फिर signs, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, टाइप ए गैस्ट्राइटिस, टाइप बी गैस्ट्राइटिस एंड टाइप AB गैस्ट्राइटिस। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इसे एग्जामिनेशन के लिए तो आप सबसे पहले गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन प्रिपेयर करोगे, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और उसकी इडियोपैथोजेनेसिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस उसकी इडियोपैथोजेनेसिस एंड आल्सो इट्स क्लासिफिकेशन, जिसमें टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप AB गैस्ट्राइटिस डिस्कस की गई है। Next topic we have is ischemic bowel disease and it is also known as ischemic enterocolitis. Now इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसके एक्सटेंट और सीवियरिटी पे डिपेंड करते हुए इसके कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, म्यूरल इन्फेक्शन एंड इस्चेमिक स्टेनोसिस। तो आप इन तीनों की भी इडियोपैथोजेनेसिस डिस्क्राइब करेंगे और आपकी टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस भी मेंशन किए हुए हैं, तो आप उसे भी मेंशन करोगे। Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma is also a very important topic और इसको पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि RS सेल, दैट इज रीड स्टर्नबर्ग सेल, आपकी बुक में एक टॉपिक दिया है, आप उसे पढ़ोगे, उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे एंड वंस यू आर डन विथ अंडरस्टैंडिंग रीड स्टर्नबर्ग सेल, सो आपको हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से रिलेटेड टैबुलेटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है पूरी कंबाइंड करके, तो आप चाहो तो उस टेबल को भी अच्छे से पढ़ सकते हो, फिर आप उसको फर्दर एग्जाम में इलैबोरेट करके अपने आंसर्स लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑफन आस्क्ड इज नोन एज बोन डिजीजेस। बोन डिजीजेस में कई डिजीजेस आती हैं, जैसे पेजेट्स डिजीज हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमैलेशिया और कई और टाइप्स की बोन डिजीजेस भी होती है। सो इन सारी बोन डिजीजेस की डेफिनेशन, ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और क्या मैकेनिज्म होता है इनके फॉर्मेशन का, उसकी इडियोपैथोजेनेसिस क्या होती है, वो सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑल्सो सिस्टमिक के केस में कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बताया, उसी तरीके से विडाल टेस्ट और मॉन्टॉक्स टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर भी कई बार शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। So if you are preparing for an examination, do not forget to prepare these 3 tests: liver function test, Vidal test and Montauk's test.
रीनल फेलियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, आप किडनी वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो कि है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का, आप वो प्रिपेयर करेंगे. एंड ऑल्सो रीनल फेलियर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये किस तरह इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, आप वो सब पढ़ लोगे. Nephrotic and nephritic syndrome has also often been asked in your examinations in the form of short answer and long answer type questions. So if you are preparing for your examination, आप nephrotic और nephritic syndrome जरूर prepare कर लेना. Also इसके कुछ differences होते हैं, आप वो भी अच्छे से prepare कर लोगे. So friends, these were the most frequently asked questions from systemic pathology, most frequent topics जिसके ऊपर questions पूछे जाते हैं. I hope this video was helpful. मैं आप सबसे request करूंगी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के previous year papers जरूर देख लेना, क्योंकि इससे questions repeat होने की frequency ज्यादा होती है. I hope this video was helpful. अपने friends के साथ इसे share करना और इसे like करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Also, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मटीरिया मेडिका के भी वीडियो शेयर करूं या फिर और वीडियो शेयर करूं पैथोलॉजी से या फिर दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.